सबसे बेहतरीन जो आप गाय के लिए कोई हाउसिंग कर सकते हो ना, वो रेत है, सबसे बेहतरीन है। अब होता यह है कि कई लोगों के पास ना बंकर नहीं लगे होते। जब बंकर लगेगी, खुदा का वास्ता ये बात बता बता के थक गए हैं आप लोगों को कि जानवर जब बच्चा देता है उसको फौरी तौर पे साइलेज भी चाहिए, सब्ज चारा अगर है तो वो देते, वंडा जरूरी है। वंडा क्यों देना नहीं चाहते आप? तो बच्चे दानी की जो अंदरूनी तय होती है ना, उसके साथ ये एक चीज लगी होती है जिसको हम कैरंकल बोलते हैं। ये बच्चे दानी का हिस्सा है। इस जानवर को अगर आप बोला नहीं दोगे बच्चे को पैदाइश के बाद, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। आप नीचे अव्वल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 3 महीने से नीचे अगर आपको बच्ची मिल भी जाए ना, तो उसको पालना आसान नहीं है। उसके लिए आपको तजर्बा चाहिए। बड़े बड़े फार्म जो हैं वहां पे डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद होती है जो बच्चों को रेयर करती हैं। आपका चूंकि तजर्बा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली, मेरे पास 5 सवाल हैं। 5 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझने वाले हैं। वक्त जाया किए बगैर चलते हैं, सुने सवाल नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। पहले जानवरों के बैठने के लिए मेरे पास रेत है ना, रेत में हम तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद चेंज करवा देता हूँ। तो खुला रेत है, बंकर नहीं बने हुए, रेत पे बैठते हैं। तो अभी मैं सोच रहा था वो मैट ले आऊँ, क्या मैट फिट रह जाएंगे? इसका ये है ना कि गीले जिस्म के साथ जब जानवर उस पर बैठता है शावर के बाद, रेत पे रेत गीली हो जाती है, वो गंद मचा रहता है। तो क्या मैं मैट ठीक रह जाएगा अगर मैट बिछवा दूँ तो? मैं तो ये मेरे फार्मर हैं, इनको मैंने प्योर अमेरिकन काउस लेकर दी है माशाल्लाह। हफ्ता 7-8 दिन हुए हैं, ये 25 के आसपास दूध कर रही है। ये मुझे पूछ रहे हैं कि इनके पास रेत है और ये कह रहे हैं कि उस रेत को खत्म करके मैं काउ मैट्स लगा दूं तो क्या मशवरा है? भैया याद रखिएगा कि सबसे बेहतरीन जो आप गाय के लिए कोई हाउसिंग कर सकते हो ना, वो रेत है, सबसे बेहतरीन है। अब होता ये है कि कई लोगों के पास ना बंकर नहीं लगे होते। जब बंकर नहीं लगे होते, आप खुली रेत दे देते हो, जानवर अपनी मर्जी से बैठता है, उसमें गोबर पेशाब करता है, बार बार साफ करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बंकर बना लेते हो, उसके अंदर जब जानवर बैठता है तो गोबर पेशाब पीछे पैड़े पे गिरता है, इसलिए बार बार आपको रेत को साफ नहीं करना पड़ता। याद रखिएगा कि इससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं, ना घसू, ना भल, ना मट्टी। रेत सबसे बेहतर है। अगर आपके पास सैंड बंकर नहीं है, आपने जानवर को पक्की जगह पे रखा हुआ है, फर्श पे, कंक्रीट के फर्श पे, उससे बेहतर यह है कि आप अपने जानवरों के लिए मैट का बंदोबस्त कर दें। लेकिन मैट से सैंड बेहतर है। अगर आप सैंड पे काम कर रहे हो तो वहां पे बंकर बना लो, किसी सूरत मैट आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? फैसला पंजाब का एक फार्म है, तो तकरीबन 6-7 हज़ार गायियां, उन्होंने अपने फार्म पे जी तकरीबन 8 से 9 साल मैट्स के साथ गुजारा किया। उनके सैड बंकर में मैट लगे हुए थे। तो 8 सालों के बाद पूरे फार्म के मैट जो थे को 10-12 शेड्स के उन्होंने उतारे और वहां पे उन्होंने दोबारा रेत डाली। इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ गई। दोबारा रेत पे आए, मैट को खत्म कर दिया। हमारे पास जो शेड बना हुआ, आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तो मैट रखे हुए हैं, लोगों को कहते हैं ये आप रेत डाल दें। हमारे पास जो जानवर आते हैं भैया, वो लोगों के जानवर होते हैं, वो हमारे पास 10 से 15 दिन या 20 दिन स्टे करते हैं, उसके बाद वो अपने अगले घर भी चले जाते हैं। तो हमारा जो सेटअप है, वहां पे गायियां ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजारती, इसलिए हमने वहां पे मैट रखे हुए हैं। अगर मैंने गाय अपने फार्म पे रख रही हो जिसके मैंने 2-4-5 सूए पीने हैं, तो सैंड सबसे बेहतर है। सवाल नंबर 2। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी डॉक्टर साहब। कल सॉरी वो मुझे टाइम का आइडिया नहीं था, तो आज मैं टाइम से पूछ रहा हूँ कि वो ना भैंस है कोई, कल उसको ना 1 हफ़्ता हो जाना है बच्चा दिए हुए, लेकिन उसने जो ऑर्डर बनाया ना वो पूरा नहीं बनाया। ठीक है, यानी कि हवाने में पूरा जो है ना उसने दूध नहीं उतारा, तो अभी तो कुछ भी नहीं जो है ना उसको दे रहे। 1 हफ़्ता हो गया, सिर्फ चारे पे ही है। ठीक है, वो किसी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा था अभी आपने 15-20 दिन इसको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ चारा ही जो है ना आपने देना। तो वो मेरे पास नंबर, मैंने कहा चले आपसे भी, डॉक्टर साहब से भी मशवरा लेते हैं। तो काइंडली डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि भैंस है और वो उसने ऑर्डर नहीं बनाया, तो वो उसकी तो बड़ी टेंशन थी। पिछले सुबह जो है ना वो कुछ 4 माह की सुई थी, जब हमने ली थी तो कोई 10-11 किलो दूध जो है ना वो दे रही थी बड़े आराम से, और बड़ा अच्छा टाइम पीरियड जो है उसने वो दिया है। तो इसके बारे में पूछना कि उसका ऑर्डर जो है ना वो अब पूरा करना है, तो वो किस तरह जो है ना उसके बारे में रहनुमाई। जनाब अली के पास भैंस है जी, कहते हैं कि पिछले साल ली थी, 4 माह की गब्बन थी, 10 लीटर दूध दे रही थी। अब आप हिसाब ये लगाएं कि कितनी कमाल की भैंस है जो इतना दूध दे रही थी। बच्चा दिए को 1 हफ्ता हो गया, अब वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा है कि भाई इसको देना कुछ नहीं है, सबस चारा देना है। अगर आपने इसको वंडा दे दिया
तो ये ख़राब हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी, ये फट जाएगी, ये जनाब रात को सोने लग जाएगी, सुबह को उठेगी नहीं, दूध नहीं देगी, ख्वाब देखने लग जाएगी, गवांडियाँ छेड़ेगी। खुदा का वास्ता ये बात पता पता के थक गए हैं आप लोगों को कि जानवर जब बच्चा देता है उसको फौरी तौर पे साइलेज भी चाहिए, सब्ज चारा अगर है तो वो देते, वंडा जरूरी है। वंडा क्यों देना नहीं चाहते आप लोग, आखिर मसला क्या है? जब सारी दुनिया वंडा दे रही है, पाकिस्तान के सारे कमर्शियल, सारे कॉर्पोरेट डेयरी फार्म बच्चा देने के फौरी बाद जानवर को वंडा दे रहे हैं, तो और आपको कौन सी मिसाल चाहिए जनाब? जानवर का बेड़ा घर कर लेते हैं, बाद में कहते हैं वो दूध नहीं देता। मैंने इस भाईजान से कहा कि भाई जिसने आपको मना किया था कि भाई वंडा नहीं देना, पूछो उसको भाई दूध नहीं दे रही तो क्या करूं मैं? तो भाईजान याद रखिएगा, आप में से कई सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं पढ़े लिखे भी हैं, आप में से कई सारे लोग, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें कि जानवर बच्चा देने के बाद पहले एक हफ्ते में जो दूध देता है उसमें कैल्शियम भी ज्यादा, प्रोटीन भी ज्यादा, फैट भी ज्यादा, चंगा तगड़ा सगड़ा और बेहतरीन क्वालिटी का वो पहले हफ्ते की दूध की कंपोजिशन बड़ी थिक होती है, और आप उसकी खुराक बंद कर रहे हो। तो खुदा के बंदों को ख्याल करो, जानवर के साथ ज्यादती ना करो। जानवर का वंडा बंद करना जुल्म है, बल्कि मेरा बस चले तो मैं इस पे पर्चे जो है ना लोग फार्मर्स पे करने शुरू करवा दूं कि जुल्म करते हैं जानवरों के साथ, इनको खुराक नहीं देते। खुदारा जानवर के साथ ज्यादती ना करें, जानवर की खुराक पूरी दें, और ये खुराक जरूरी है। जैसे जानवर बच्चा दे फौरी तौर पे उसको वंडा मिलना चाहिए और नहलाना भी चाहिए, ताकि गर्मी से बचे और नहाए और वंडा खाए, दूध पे ऐसे सेहत भी कम ना करे, तगड़ा बेहतरीन हवाला बनाए। सवाल नंबर 3। सॉरी डॉक्टर साहब, वो मैं कह रहा था कि मेरी जो गाय है ना, इसको ना 1 महीना और 10 से 12 दिन हो गए हैं सुई को, और इसने 2 बच्चे दिए थे। एक जेर इसने फेंक दी थी और जो दूसरी जेर थी ना वो नहीं थी फेंक दी। वो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, वो अगले दिन डॉक्टर साहब आए, उन्होंने जेर निकाली है हाथ डाल के, उन्होंने दवाई रखी और चले गए हैं। चंद दिन के बाद ना वो गाय ना मैला फेंक रही थी बार बार, ना कम ही नहीं था हो रहा मैला। मैंने कहा मुझे शक पड़ रहा था गाय के अंदर कोई मसला है। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि गाय के अंदर ना वो अंडे से बने गिरे थे, हाँ अंडे मिले थे मुझे इसके। पाइप ना अंडे फेंक थी 2 दिन से ना, अजीब से ना थैली नुमा से अंडे थे जो काफ़ी ज़्यादा ना, कभी 3 कभी 4 मुझे मिल रहे थे पड़े हुए। मैं परेशान हो गई, ये क्या चीज़ है, मैंने आपको भी वीडियो सेंड की थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया, उन्होंने कहा कोई नहीं, ये ना यहाँ पे जेर लगी होती है ना, ये वहाँ से टूट के आ रहे हैं, तो गाय के अंदर ना रेशा बन गया है। उन्होंने दवाई रखी है, 15 दिन गुजर गए, फिर दवाई रखी को तो गाय ना वही काम, फिर रेशा फेंकी जा रही। मैंने कहा महीने से ऊपर हो गया गाय को, अभी तक तो मैला फेंक रही है। फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने गाय के अंदर अभी भी ना रेशा है। उन्होंने एक दवाई रात को रखी है, फिर अगले दिन सुबह आए हैं, फिर दवाई रखी है, गाय तकरीबन 1 दिन तक सेट रही है। और उन्होंने मुझे कहा था कि लिंकोस्पैरा का इंजेक्शन है ना, जो इसे 10 सीसी लगाना ना 10 दिन लगाना है, वो 8 दिन से लगा रहा हूँ। अभी भी गाय बैठती है ना तो मैला फेंकती है। ये इनकी गाय ने जनाब जेर रोकी और बड़े परेशान हैं। 2 बच्चे दिए थे, एक जेर निकल गई, दूसरी बाद में निकलवाई। अब ये कह रहे हैं कि जानवर को बार बार दवाइयाँ रखवा के थक गए हैं, रेशा फेंकने से बाज नहीं आती, और ये जानवर जो है ये अंडे फेंकता है। मैंने इनसे फोटो मंगवाई है, वीडियो मंगवाई थी अंडे फेंकने की, वो मैं यहाँ पर नहीं चला रहा क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी होती है, कुछ इस किस्म की चीज़ दिखानी जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। देखें एक बात मैं बताता हूँ कि जेर निकालना भी ना एक आर्ट है, जेर निकालना भी एक आर्ट है। अब होता क्या है कि ये है मिसाल के तौर पे बच्चेदानी, ये बच्चेदानी की अंदर की ये तय है, ठीक है, ये जैसे ये अलहदा हो रहा है, ये देखें ये रबड़ है पेंसिल के साथ, ये ऐसे अलहदा हो रही है। तो बच्चेदानी की जो अंदरूनी तय होती है ना उसके साथ ये एक चीज लगी होती है जिसको हम कैरंकल बोलते हैं, ये बच्चेदानी का हिस्सा है। इसके साथ एक झिल्ली लगी होती है जिसको जेर कहते हैं। अब जब जेर निकालनी होती है ना तो इससे हम ऐसे उतारते हैं वो झिल्ली और बाहर नहीं आते हैं। बाद औक़ात क्या होता है, जो नए बंदे हैं जिनको समझ नहीं है या सीख रहे हैं, वो इस पूरे के पूरे टोटे को तोड़ के बाहर ले आते हैं। तो होता क्या है कि ये बच्चेदानी का आपने एक्चुअल में बच्चेदानी का जो हिस्सा था वो निकाल के आप तोड़ के बाहर ले आए। इससे होता ये है कि इससे अंदर ब्लीडिंग भी होती है, जानवर की फ्यूचर फर्टिलिटी भी ख़राब होती है, जानवर को बुखार, टेम्परेचर, टॉक्सीमिया, कई किस्म के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी जो तादाद है ना, ये जो ये चीज़ है, इनकी तादाद जानवर में 90 से लेके 120 तक होती है। और जानवर जो के पेट में जो बच्चा पलता है उसकी सारी मेम्ब्रेन, सारी झिल्लियाँ इसके साथ जुड़ी होती हैं। अब ये 2, 4, 5, 10, 12 आई डोंट नो कितने डैमेज हुए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होती है तमाम लोगों से, अगर आपका जानवर जेर रोक ले तो मेरे भाइयों जेर निकलवाएं। डॉक्टर साहब जो है आप भी सुने, हमारे जो बहुत सारे फील्ड में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो वीएस हैं, जिनको इस चीज़ का पूरा इल्म नहीं है, आपने उतनी जेर उतार के लानी है जितनी आराम से, बगैर किसी खिंचातुई के, बगैर किसी ज़बरदस्ती के उतर जाए। अगर वो ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है तो उसको वहीं पे छोड़ दें उसके हाथ पे।
वहाँ पे मजीद ज़बरदस्ती ना करें, मेहरबानी करें, ये आपने ख्याल करना है। अब इस जानवर के अंदर इन्फेक्शन जो है जब तक क्लियर नहीं होती, इसको आपको बार बार बदल बदल के मेडिसिन रखनी है जब तक कि इसके बच्चेदानी से पस का आने का इखराज का मामला ख़त्म नहीं हो जाता। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, जब हमारे जानवर अंदर से ख़राब होते हैं ना, बच्चेदानी ख़राब होती है, तो एक दफ़ा दवाई रख दी, फार्मर को दोबारा कहा जाए ना कि यार ये ख़राब है, इसमें दवाई रखनी है, तो वो कहता है मैंने तो पहले दवाई रखवा ली थी। भाइयों, कई दफ़ा ऐसे होता है जानवर को 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा भी दवाई रखनी पड़ जाती है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। आपको तब तक दवाई रखनी है जब तक कि इसकी अंदर से पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। साथ इसका इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए खुराक में अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स दें ताकि जानवर का इम्यून सिस्टम बेहतर हो। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम डॉक्टर भाइयों से जो ज़ेर निकालते हैं, जो वीएस हैं, फ्रेश हैं और फील्ड में नए नया काम करने आए हैं, खुदारा ये जो है ना, ये यूनियन को अलहदा नहीं करना, ये बच्चेदानी का हिस्सा है जिसको वो अंडे कह रहे हैं। इसके साथ जो झिल्ली होती है इसको आपने अलहदा करना, इसको तोड़ के लेकर नहीं आना। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। सवाल नंबर 4, ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत? डॉक्टर साहब, ये बच्ची ना रेप्सोडी की थी, तो ये बवेजिया बुखार होने की वजह से मर गई। तो डॉक्टर कह रहा था कि इसकी माँ में वायरस है, तो उसकी वजह से इस बच्चे में आ जाता है। तो जब नेक्स्ट टाइम वो बच्चा दे तो उसको 3 दिन बोली का दूध ना पिलाए। क्या बोली का दूध से वायरस बच्चे में आ जाता है या ब्लड से बच्चे में वायरस ट्रांसफ़र होता है? ये हमारे फार्मर है, बड़े ही प्यारे फार्मर है जनाब। ये 2 दफ़ा बड़े दूर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद रहीम यार खान या सादकाबाद से कहीं ये सीमन लेने हमारे पास आया करते थे। ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे इनके पास पैदा हुए। तो एक बच्ची थी रैप्सोडी की, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो डॉक्टर साहब ने इनको जो भी थे, अमूमी तौर पे होता ये है, कसूर ना जी हमारा है। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, हम लोग डीविएम करते हैं 5 साल, और डीविएम करने के बाद जो है ना, हम में से 90% लोग जो है ना, हम फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। हम जो लोग हैं वो घरों में बैठ जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में चले जाते हैं या सरकारी जॉब कर लेते हैं, फील्ड प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से फील्ड में जो क्वालिफाइड वेटनेरियंस हैं उनकी बहुत कमी है। हमारे वो दोस्त फील्ड में काम करते हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, किसी का 6 माह का डिप्लोमा है, किसी का साल का डिप्लोमा है, किसी का 2 साल का डिप्लोमा है। अब ये जो बात वो कर रहे हैं कि आपके जानवर को थैलेरिया या बेबेजिया हो गया, तो आप क्या करें, आप जो नया बच्चा पैदा हो उसको 3 दिन बोला ना पिलाएं। ये रिकमेंडेशन फार्मर को दी है जी। तो मैं आपको बसद एहतराम ये गुजारिश करूंगा, ये गलत है, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। मेहरबानी करें, जानवर को अगर आप बोला नहीं दोगे बच्चे को पैदाइश के बाद, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने करना क्या है, प्रिवेंशन क्या है, अपने फार्म पे चिचड़ों को मुकम्मल ख़त्म करें। हर 15 दिन के बाद अपने जानवरों को साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें। 1.5 सीसी साइपरमेथ्रिन 1 लीटर पानी में मिला के मगरिब के टाइम जानवरों पे स्प्रे कर दें और दीवारों पे हर तरफ स्प्रे कर दें। अगर आपके जानवरों में कीचड़ हैं तो आइवरमेक्टिन का टीका 20-21 दिन के बाद लगाएं। अपने जानवर को जो प्रेग्नेंट है, जब वो 8 माह का प्रेग्नेंट हो जाए, एक दफ़ा ब्यूटालेक्स और इमिजोल का टीका लगा दें। बच्चा जब पैदा होता है, पैदाइश के वक्त वोला पिलाने के फौरी बाद इमिजोल का टीका खाल के नीचे लगा दें। उसके 24 घंटे के बाद ब्यूटालेक्स का टीका गोश्त में लगा दें। लेकिन अगर आप वोला नहीं पिलाते हो तो ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि वोले के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज, या आप कह लें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत। अगर ये वोला बच्चे को नहीं देते तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। आपको ना वो ग्रोथ देगा, हल्की हल्की बीमारी पे बीमार हो जाएगा, हल्के से आपको फटा ही पड़ा रहेगा जनाब। इसलिए ये काम नहीं करना आपने, ये बोला बंद करने वाला काम गलत है। जो तरतीब मैंने आपको बताई है ये आपने फॉलो करनी है। और मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम वेटनेरियन से जो 5 साल जो है फील्ड जो अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सरकार का पैसा आप पे लगा हुआ है, काइंडली आप मेहरबानी करें अपनी सर्विसेज जो है फील्ड में फार्मर्स को अवेलेबल करें। आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक तो छोटी छोटी क्यूरीज थी, मैं समझना चाह रहा था बेसिकली। देखिए मेरा जो बजट है वो तो इतना नहीं है कि मैं बेसिकली 10-10, 12-12 लाख की प्योर फ्रीजन्स खरीदूं और उनको करूं वो एट द टाइम, यानी कि 10 मिलियन तो 1 करोड़ 20 लाख, इतना बजट नहीं होगा मेरे पास। तो मैं उसका एक ये हल सोच रहा था कि अब समझना चाह रहा था, इज़ इट पॉसिबल कि मैं कोई 10 दिन की, 15 दिन की या 20 महीने की बछड़ियाँ जो होती है प्योर फ्रीजन वो कर लेके
उनको ग्रो किया जाए। उसमें मेरे 3-4 सवाल थे। सबसे पहले तो बेसिक सवाल ये था कि आइदर ये कोई बछड़ियाँ 1 महीने की प्योर फ्रीजन सेल होती भी हैं कि नहीं होती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल में किसी भी फार्मर का एसेट होता होगा, प्योर बछड़ियाँ वगैरह कोई अच्छी नस्ल की। तो सबसे पहले तो ये सेल होती हैं कि नहीं होती हैं? अगर होती हैं तो आजकल क्या रेट है उनका, किस रेट पे मिलती है अच्छी प्योर नस्ल की जो फ्रीजन होती हैं, जिनकी माओं का जो फर्स्ट लैक्टेशन में कोई 30 लीटर टच करती हैं, बाद में फिर 35-40 तक जाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और तीसरा, ये जो मेरी सोच है इसमें, यानी कि ये वाला मॉडल अपनाया जा सकता है कि हाँ, चाहे 10 लेने की 8-8 10 10 लाख की अगर 10 लेने की बजाय कोई 20-25 जितने की भी आती है सस्ती वाली वो लेकर उनको साल 1.5 साल संभालें, तो इज़ इट पॉसिबल? ये कोई एक क्या कहते हैं उसको, पॉसिबल सिनेरियो है, या ये मुश्किल होगा कि ये नहीं हो सकता? ये आखिरी सवाल है। ये कह रहे हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है, इतने फार्मर हैं, वो कहते हैं कि 10 से 12 लाख की गाय लेने से बेहतर नहीं मैं 10 से 15 दिन की बच्चियां ले लूँ। फिर कहते हैं कि क्या ये बच्चियां अवेलेबल होंगी, और फिर ये कि क्या इन बच्चियों को पालना ये बिजनेस मॉडल बनता है या नहीं बनता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चियां तो तलाश ओक्सो करके आप कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी, मैक्सिमम आप 10 कर लेंगे जो अच्छी क्वालिटी की हैं। हाँ, 3 से 6 माह की बच्चियां आपको मिल जाएंगी। वो कुछ फार्म में जानता हूँ वो अमूमी तौर पे सेल करते रहते हैं, लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि वहाँ पर ना जी हर बच्ची नहीं उठा के ले आनी। मेरे एक फार्मर है, वो जनाब 6-6 माह की बच्चियाँ एक फार्म से उठा के ले आए, तो उनमें से कई सारी बच्चियाँ ऐसी थी जो लेने वाली नहीं थी, लेकिन वो ले आए क्योंकि किसी को साथ नहीं लेकर गए थे। सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्ची की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ज़्यादा टेक्निक चाहिए क्योंकि छोटा बच्चा है, उसकी अमूमी तौर पर फार्मर को समझ नहीं आती कि ये किस कैटेगरी का जानवर है। तो 3 महीने से नीचे अव्वल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 3 महीने से नीचे अगर आपको बच्ची मिल भी जाए ना, तो उसको पालना आसान नहीं है, उसके लिए आपको तजर्बा चाहिए। बड़े बड़े फार्म जो हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद होती हैं जो बच्चों को रेयर करती हैं। आपका चूंकि तजर्बा उस तरह से नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे को पालना, उसको लेके चलना आसान नहीं है। 3 से 6 माह का बच्चा आपको मिल जाएगा, वो आप ले लें। अमूमी तौर पे पौने 3 लाख की रेंज में ये बच्चे आपको मिल जाते हैं जो 3 एक माह के 4 से 6 माह के प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आप इनको तकरीबन जो इनका नेक्स्ट खर्चा जो आपका आएगा इसके ऊपर, तो वो मिला जुला के आपको 7.5 लाख के आसपास, पौने 8 लाख के आसपास ये बच्ची पड़ जाएगी। तो डेफिनेटली पैसे आपके बचेंगे। जो आप मार्केट से लेते हो, जो इंपोर्ट का जानवर है वो आपको पड़ना है 10.5 लाख में, तो ये आपको पड़ जाएगा 8 या 8.25 लाख में, तो पैसे तो आपके बचेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल तक आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब्र करे, 2 साल तक इन्वेस्ट करे, फिर उसके बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है वो एंजॉय करे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं कि आप इसको एज ए हॉबी या एज ए शौक या एज ए साइड बिजनेस 2 साल तक इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है। बिजनेस मॉडल बनता है, कितने पैसे बचते हैं, 2-1 लाख रुपए की सेविंग जो है आप इंपोर्ट के जानवर के मुकाबले में कर लेंगे। अब फैसला आपने करना। लेकिन उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।